Welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics for 12th, and in this video we understand about the third chapter, that's name is features, problems and the policies of agriculture. It is our first video and it's third chapter for 12th, as you know that. In these chapters, when we study about this chapter, what type of the things we understand, that's name is the importance of the agriculture in India, then a feature of agriculture in India, and that after problems of Indian agriculture's अराइजन रिफॉर्म्स एंड अचीवमेंट ऑफ अराइजन रिफॉर्म्स लाइक अ ग्रीन रिवोल्यूशन. तो इसके बारे में हम पढ़ने का काम करेंगे. अगर ये वो टॉपिक्स हैं जिसको हम अगर इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमको समझ में आ जाती हैं. तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, और दूसरा टॉपिक जो है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. तो ये दो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को बारे में. तो इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता है पहले से. जैसे क्या, एज वी नो दैट इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर लिव्ड इन विलेज एंड देयर इज़ नॉट अ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो दे आर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर. तो जैसे कि हमें पता है, पहले भी हम लोग जान रहे हैं कि हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर बेस्ड देश है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव में ही रहते हैं और वहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन सिचुएशन नहीं है जहाँ से हम क्या करते हो, इंडस्ट्री में जाके काम करते हो. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होते हैं, जब गांव में रह रहे हैं तो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे आती है जो हमारा एग्रीकल्चर होता है. नॉर्मली देखिए तो एग्रीकल्चर इज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी. दिस हाईलाइटेड थ्रू द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. तो क्या क्या फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है? तो पहला द कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी. बहुत बड़ा हिस्सा हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं. आज के टाइम में तो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन पहले बेस हमारा जीडीपी का यही था. एग्रीकल्चर मेक द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी इन इंडिया. सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यानी बहुत बेहतर तरीके से देखा जाए तो इसको बहुत कह लीजिए कि बैलेंस सिचुएशन में ये क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी इंडिया के जीडीपी में. नॉर्मली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स टू द जीडीपी हैड द रेंजिंग्स बिटवीन द 51 to 17% फॉर द डिफरेंट ईयर्स. तो देखिए तो हमारा जो प्लानिंग पीरियड भी रहा, जो इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर का जो सिचुएशन रहा जीडीपी में, वो रैगिंग बिटवीन 51 to 17%. तो आज से यहाँ सिचुएशन दो तरीके से समझिएगा. हमारे यहाँ जो फार्मिंग होती है वो दो तरीके की होती है. कॉमर्शलाइजेशन फार्मिंग होती है और एक नॉर्मल फूडिंग फार्मिंग होती है. तो फूडिंग फार्मिंग पे जो डिपेंडेंसी हमारी ज़्यादा थी, लेकिन आज के टाइम में देखें तो कुछ कॉमर्शलाइजेशन फार्मिंग भी हो गई है, जिसकी वजह से ये जो परसेंटेज हमारे वो लगातार चेंज हो रहे हैं. इट हैज़ टेंडेंट टू डिक्लाइन ओवर द टाइम. और ये धीरे धीरे क्या हुआ, फार्मिंग से लोग थोड़ा धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया. तो फ्रॉम द हाई ऑफ 51% इन 50-51 टू 14% इन 18-19. आज के टाइम में देखें तो बहुत हद तक हमारी जो प्रॉपर, देखिए ऐसा नहीं है कि हम आज के टाइम में फार्मिंग नहीं करते, और ऐसा नहीं है कि हमारा मेन जो बिजनेस है कह लीजिए, या मेन जो वर्किंग एक्टिविटीज है वो फार्मिंग नहीं है. बट उसके साथ साथ क्या है कि जो डिपेंडेंसी हमारी ज़्यादा थी वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो गई है. 51% जो पहले डिपेंडेंसी हुआ करती थी 50-51 के आसपास में, वो आज के टाइम में लगभग 14.4% हो गए. दैट्स मीन व्हाट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है कि डिपेंडेंसी अब वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, न कि पूरी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर्स की तरफ. However, that in decline the percentage of contribution of agriculture to GDP. जीडीपी में जो परसेंटेज हमारा, ये जो बातें हो रही हैं ये लोगों के प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है. यानी कि पहले हमारे पास 51% जो जीडीपी में पार्टिसिपेशन हुआ करता था एग्रीकल्चर का, और आज के टाइम में 17.4% है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ हमारे पास बढ़ गई हैं. और इन इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने की वजह से क्या है कि प्रोडक्टिविटी की जो परफॉर्मेंस है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से उनमें ज़्यादा हो गई है. इस वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के टाइम में जो इंडस्ट्रियल जीडीपी है, जो एग्रीकल्चरल जीडीपी है वो लगभग 14.4% के करीब ही रह गई है. However, this decline the percentage contribution of the agriculture to the GDP and that does not indicate the declining in the importance of agriculture. ये तो जरूर रहा कि जीडीपी में बदलाव आए, जीडीपी में जो पार्टिसिपेशन था एग्रीकल्चर का उसमें चेंजेस आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं रहा कि निर्भरता जो हमारी थी वो एग्रीकल्चर से हट गई है. यानी कि आज भी हम क्या है, मोस्ट ऑफ टाइम एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं. सेकेंड पॉइंट है सप्लाई ऑफ वेजेस एंड गुड्स. तो नॉर्मली देखिए तो वेजेस गुड्स द नेसेसिटीज ऑफ अ लाइफ सच एज अ व्हीट, राइस, पल्सेस,
maize, bajra, oils, seeds, etc. The agriculture provide the various goods about the 121 करोड़ ऑफ द पीपल। वेजेस की अगर बात करें, सप्लाई ऑफ वेजेस गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेजेस को जनरेट करने का काम करते हैं। उसमें से हमारा वीट आ गया, राइस आ गया, पल्सेज आ गया, बाजरा आ गया, ऑयल आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज के टाइम में ऐसे वेजेस को अडॉप्ट करने वाले लोग लगभग इंडिया में 121 करोड़ पीपल्स हैं। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने जैसे कहा कि हमारे यहाँ आज भी क्या एजुकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एजुकेटेड लोग कम हैं, साथ ही साथ एजुकेटेड है तो स्किलफुल नहीं है पूरी तरीके से, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बनी रहती है। तो जो लोग एजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड है या फिर स्किलफुल नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत सीधा साधा जो जॉब आता है, जो एटलीस्ट वो बचपन से करते आ रहे हैं, वो एग्रीकल्चर का होता है। नॉर्मली अगर देखें तो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न बन जाता है। इन इंडिया द एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, बहुत ही बेहतर सोर्स पड़ जाता है हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए। Over the 50% of the working population in India engage in the agriculture sectors। 50% से ज़्यादा है जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कहाँ इंगेज है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। दैट एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस वजह से क्या है कि जो एग्रीकल्चरल है वो हमारे यहाँ के लोगों के लिए एक सिग्निफिकेंट सोर्स बन जाता है, मेन सोर्स बन जाता है किसका, एम्प्लॉयमेंट का। अब सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, एज वी नो दैट द ब्रिटिशर्स ने हमें, ब्रिटिशर्स के साथ अगर हम जाते हैं तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हमारा जो फिनिश गुड्स था, जो हैंडीक्राफ्ट था, उसको अपनी पॉलिसी से एक्सप्लॉइट करने का पूरी तरीके से काम किया था, उसको डिस्क्रिमिनेट करने का काम किया था, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ रॉ मटेरियल तक की हो गई थी। तो आज हमारी जब डिपेंडेंसी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, एग्रीकल्चर पे होती है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं एग्रीकल्चर के जो दूसरे सेक्टर्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। तो नॉर्मली दैट्स द सेम थिंग, द एग्रीकल्चर सप्लाइड द इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल लाइक अ कॉटन फॉर अ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सीड्स फॉर द ऑयल इंडस्ट्रीज, देन शुगर केन फॉर शुगर मिल। तो ये सारी चीज़ें क्या है, देखा जाए तो पूरी तरीके से ये रॉ मटेरियल का काम करती हैं इन इंडस्ट्रीज़ के लिए। आगे चलते हैं, द सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स क्या है यहाँ पे। अभी ये ऐसा सेक्टर आ गया जहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स के डिमांड्स ज़्यादा है, जैसे ट्रैक्टर हुआ, हार्वेस्टर हुआ, मैकेनाइज्ड जो मशीनरी है जिससे हम हार्वेस्टिंग और प्लविंग करने का काम करते हैं, उनकी डिमांड हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ज़्यादा आ गई है। बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें तो इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, एग्रीकल्चर मेक द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड। दस इन 2018-19 share of the agriculture sectors of the total export of the country stood 11.76%। तो हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट थी उसमें अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो 11.76%, इन 76% के करीब हमारा एक्सपोर्ट जो था वो केवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। जिसमें हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, टी, जूट, कॉस्मेट, टोबैकोस, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये तमाम तरह की जो बेसिक गुड्स है जो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, हम इसको एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड की अगर बात करें, सॉरी, एग्रीकल्चर ऑल्सो प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्री डोमेस्टिक ट्रेड। अपनी कंट्री में, हमारे अपने यहाँ एग्रीकल्चर जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है डोमेस्टिक ट्रेड में। जैसे दिस इज द बोर्न आउट by the fact that the huge expenditure in India incurred on the purchase of the farms product। हमारे यहाँ आज के टाइम में भी क्या बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग क्या करते हैं, फार्म्स प्रोडक्ट को परचेज करने का काम करते हैं, जिससे हमारा जो इंटरनल ट्रेड है वो भी काफ़ी स्मूथली रन करता है। तो कहीं ना कहीं देखें इसका भी कंट्रीब्यूशन डोमेस्टिक सेक्टर्स में हमारा एग्रीकल्चर से होता है। सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने का काम करते हैं। द एग्रीकल्चर in India offer the support of transport industries, how it can be both the railway and roadways are the bulk carry from the product for the transport industries in the India। That implies that the agriculture significant the sources of demand। नॉर्मली अगर देखें तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को क्या कि बहुत बड़ी मात्रा में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह, खासतौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। तो जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होने की वजह से एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं क्या करता है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करने का काम करता है। ये इसका इंपॉर्टेंस है। आगे द वेल्थ ऑफ अ नेशन, नेशन के वेल्थ को भी जनरेट करने का काम करता है। कैसे, अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंट्री वेल्थ बिलोंग टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, लैंड ऑक्युपाइड द हाईएस्ट रैंक इन इंडिया
Besides, the capital worth crores of the rupees states invest in the major and a minor irrigation project. Normally अगर देखें तो वेल्थ को भी जनरेट करने का काम किया गया है। कैसे? जैसे आपने देखा, हम मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, वी आर क्रिएटिंग द मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल थ्रू द फार्मिंग सेगमेंट, एंड फॉर दैट उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जिसमें उन्होंने इरिगेशन सिस्टम को बेहतर करने का काम किया और फर्टिलाइज़र वगैरह को जनरेट करने का काम किया, ताकि लोग अपने फार्म से बेहतर कॉमर्शलाइज प्रोडक्ट और नॉन कॉमर्शलाइज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके। जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसीजर्स में भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा वेल्थ भी क्या होता है, इम्प्रूव करता है। ब्रीफली वही सारी चीज़ें हैं इसमें। नॉर्मली फिर भी देख लें, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज द सेंट्रल सिग्निफिकेंट बोथ इन द टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म प्रोडक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ द डिमांड ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्ट। दोनों के सिचुएशन में सिग्निफिकेंट कंट्रोल लगता है, एक सेंट्रल वैल्यूएशन रखता है। तो नॉर्मली अगर देखें तो हमारे फार्म प्रोडक्ट वो होते हैं जो हमको फार्म से मिलते हैं, नॉन फार्म प्रोडक्ट होते हैं जो फार्म से नहीं मिलते हैं। अब हम बात करते हैं द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हमारा अगला टॉपिक क्या है? फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसमें पहला था लो प्रोडक्टिविटी। ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज करता है हमें कि हम बहुत कुछ करने के बाद भी जिस तरह की सिचुएशन हमारे साथ होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं होती। तो फीचर्स ऑफ लो, अब इसमें लो प्रोडक्टिविटी की जब बात करते हैं, द प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ अ लैंड। प्रोडक्टिविटी का सेंस यही है कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड में हम कितना आउटपुट मेंटेन कर रहे हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली लो इन इंडिया कंपेयर टू द एडवांस्ड नेशंस इन द वर्ल्ड। अब कैसे, थोड़ा देख लीजिए। राइस की अगर बात करते हैं तो इंडिया में जहां प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर होती है वो 3.6 टन होती है, वहीं चाइना में 6.8 होती है। वियतनाम की अगर बात कर लें वहां 5.8 होता है, और एवरेज देखें तो एवरेज जो प्रोडक्टिविटी है पूरे वर्ल्ड की राइस के मामले में वो होती है 4.5, यानी कि हम एवरेज को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स अ लो प्रोडक्टिविटी। वीट की बात करें तो इंडिया में 3.1% 1 टन, चाइना की बात करें 6.5 टन, यूके की बात करें तो 9, और एवरेज की बात करें तो 3.3। यहाँ पे भी हम एवरेज को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि इससे साफ साफ पता चलता है कि हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी तो है, डिपेंडेंसी तो है, लेकिन जिस फॉर्म ऑफ वे में हमारी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए थी या होनी है उस तरीके से नहीं हो रही है। मैजन की अगर बात कर लें तो इंडिया में 2.6, चाइना में 5.8, यूएसए में 10.7 एंड ओवरऑल 5.6। तो ओवरऑल देखें तो इंडिया की जो सिचुएशन है, जैसे राइस के मामले में 3.6 एवरेज जो है उसमें 4.5 का है, वीट के मामले में 3.1 और एवरेज 3.3 का है, और साथ ही साथ मेंस के मामले में 2.6 और एवरेज 5.6 का है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो एवरेज को भी मेंटेन करना हमारे लिए मुश्किल है। ये हमारा देखें तो एक बहुत ही बुरा सिचुएशन है कंपेयर टू अदर नेशंस। हम बात करें डिज़ाइंड अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ डिज़ाइंड, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कई तरह का होता है, ठीक है। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है, जिससे कुछ लोग होते हैं काम करना चाहते लेकिन काम नहीं मिलता उनको, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो काम ही नहीं करना चाहते, और कुछ काम ऐसा होता है जहाँ पे एक की ज़रूरत है 10 लोग काम करते हैं, जहाँ पे आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं डिज़ाइंड अनएम्प्लॉयमेंट। डिज़ाइंड एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन ऑफ अ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। डिज़ाइंड एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहाँ पे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इट्स अकर व्हेन अ नंबर ऑफ द पर्सन एंगेज्ड ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज मच हायर देन व्हाट द एक्चुअली नीडेड। लोगों की संख्या एक छोटे से लैंड पे जितनी की होनी चाहिए अगर उससे ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन क्या है कि वो क्या है, वो डिज़ाइंड अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी कि एक ही प्लॉट पे पूरी फैमिली वाले काम कर रहे हैं, जबकि एक बंदा वहाँ आराम से काम कर सकता है। सो अपेरेंटली ऑल आर द एम्प्लॉयड, बट अगर नॉर्मली देखें तो ये माना जाएगा सबके सब काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव है क्या, बट इन रियलिटी द मेनी अनएम्प्लॉयड। वहाँ पे वास्तव ये है कि बहुत क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये है कि एक लोग जहाँ पे काम करके प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं, वहाँ 5 से 7 लोग जा रहे हैं। तो 5 से 7 लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता है ये कि वो जिस तरीके से काम कर सकते हैं या जो वहाँ से वो क्या बोलते हैं, उसके अलावा जो और काम कर सकते हैं उन चीज़ों को ना करके वो अपने लॉस को मेंटेन कर सकते हैं। इस तरीके से देख के तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। हम बात करें डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, एज वी नो दैट हमारे यहाँ इरिगेशन सिस्टम आज भी कई जगहों पे बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी जो है क्या, वो रेनफॉल के ऊपर है। तो मोस्ट ऑफ टाइम हमारा जो सिचुएशन होता है, हमारी जो फार्मिंग होती है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड ऑन द रेनफॉल,
अगर डिपेंड ऑन रेनफॉल, रेनफॉल पे है तो इसका सिचुएशन क्या, अगर अच्छा रेनफॉल होगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, और रेनफॉल नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी नहीं होगी। ये इसका एक कह सकते हैं एक बैड कॉन्सेप्ट है। आगे हम बात करते हैं सब्सटेंसेस फार्मिंग की। अगर बात करें तो नॉर्मली यहाँ पे क्या है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फार्मिंग करते हैं, कॉमर्शलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये भी एक बैड सिचुएशन है। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, हम आज भी क्या है वही ट्रेडिशनल फॉर्मेशन को यूज करते हुए फार्मिंग को करने का काम करते हैं, लेकिन मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज करना बहुत कम है आज के टाइम में। नॉर्मली देखें तो मॉडर्न इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड आर नॉट जुडिशियली यूज्ड। अगर देखें तो बेसिकली अगर देखें तो आज के टाइम में ये लोग ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते। इट इज़ बिकॉज द बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशंस इन इंडिया इज एक्सट्रीमली पुअर। हमारे पास देखें तो ज़्यादातर फार्मर क्या है, बहुत ही गरीब है, उनके बस की बात नहीं है कि वो फर्टिलाइज़र को खरीद सके, इसके साथ केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह को खरीद सके, साथ ही साथ वो हार्वेस्टिंग मशीन को खरीद सके, ट्रैक्टर को खरीद सके। तो बहुत सारे लोग ऐसे है नहीं जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि इन तमाम तरह की चीज़ों को परचेज कर सके। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ मॉडर्नाइज आउटपुट्स है। स्मॉल होल्डिंग्स, लोगों के पास कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ज़्यादा क्वांटिटी के प्रोडक्ट को अपने पास होल्ड कर सके। तो नॉर्मली क्या होता है कि द स्मॉल होल्डिंग्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। स्मॉल होल्डिंग्स आर द हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ इन टू वे। एक बाधा के रूप में आता है दो तरीके से। जो हमारे पास स्मॉल होल्डिंग है, मान लीजिए हम लंबे समय तक लिए प्रोडक्टिविटी को होल्ड करके रखें और जब प्राइस बढ़े तो हम बेचें, तो ऐसी हमारी जो सोच है उस तरह की चीज़ों के लिए वो क्या है पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ज़्यादातर फार्मर के पास होल्डिंग सेक्टर, क्योंकि अपने घर के अपने रहने के लिए प्रॉपर अच्छे से घर नहीं है, तो वो अपने प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते, इस वजह से वो कम प्राइस में भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। नॉर्मली द मैकेनाइज्ड ऑफ अ फार्मिंग्स बिकम डिफिकल्ट। फार्मिंग का मैकेनिज्म क्या है आज के टाइम में डिफिकल्ट होता चला जा रहा है। द मार्जिनल फार्मिंग कंटिन्यूज टू द व्यू फार्मिंग एज अ सोर्स ऑफ सब्सटेंसेस रेदर देन द एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। तो ये क्या होता है जो आज का टाइम है वो क्या सब्सटेंसेस यानी कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को मेंटेन करने की बात है, न कि वो क्या करते हैं प्रॉफिट को फोकस करके चलते हैं। तो ये सारे हमारे क्या रहे कुछ फीचर्स रहे जो इंडियन एग्रीकल्चर में आता है। एंड रिमेनिंग नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो, that's all. If you have any type of the queries, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.